फैक्ट इन इशू क्या होता है? कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनको हम फैक्ट इन इशू की कैटेगरी के अंदर लेंगे? इन्हीं सब को पता करने के लिए, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम इस लेक्चर को अटेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है। तो लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने देखा था कि भाई फैक्ट क्या होता है। तो फैक्ट के अच्छे से हमने उसके सारे पॉइंट्स को समझा कि फैक्ट क्या होते हैं, फिजिकल फैक्ट्स कौन से होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कौन होते हैं, और उसकी पूरी चर्चा हमने पिछले पार्ट के अंदर की। अब हम फैक्ट को मेजरली दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक फैक्ट होते हैं फैक्ट इन इशू, और एक होते हैं रिलीवेंट फैक्ट, जिसके बारे में हम लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर सामान्यतया पढ़ते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर हम अब दो पार्ट को या दो अलग अलग वर्जन्स को देख रहे हैं। पहले यहाँ पर इंडिया में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, अब उसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। फैक्ट इन इशू को दोनों ही एक्ट्स ने अच्छे से डिफाइन किया और करीब करीब एक जैसा ही डिफाइन किया। तो उसे हम पहले देखते हैं कि कौन से एक्ट के अंदर इस डेफिनेशन को हम कहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये डेफिनेशन आपको सेक्शन 3 में मिलेगी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये डेफिनेशन आपको सेक्शन 21G में मिलेगी। 2G लिखा है, 21G के अंदर आपको ये डेफिनेशन मिलेगी फैक्ट इन इशू की। बेयर एक्ट की इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और उसे समझते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हम इसमें लिखें, अगर एनी फैक्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में एसर्ट मतलब क्लेम या डिनाई किया जाए कि जिसको डिसाइड करने पर जो पार्टीज हैं उनके राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का पता चलता हो, या उसकी नेचर या एक्सटेंट का पता चलता हो। तो इस बेयर एक्ट की डेफिनेशन को अगर हम इस तरीके से लिखें तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी। इसको एक एक करके कुछ शब्दों को भी समझना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं एनी फैक्ट, तो यहाँ पर एनी फैक्ट का मतलब है, हमने फैक्ट पढ़े थे तो फैक्ट दो तरह के हमने बताए थे, तो कोई फिजिकल फैक्ट हो सकता है या कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट हो सकता है। तो हम ऐसा कहें कि कोई भी ऐसा फिजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्ट फ्रॉम विच, जैसे डेफिनेशन के अंदर वो वर्ड लेता है फ्रॉम विच, तो फ्रॉम विच वर्ड का मतलब यहां पर ये रहेगा कि ये ऐसे फैक्ट होने चाहिए जो कोर्ट को किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए मदद करते हो। केवल उन्हीं फैक्ट को हम इस कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो एनी फैक्ट के अंदर दो आ गए, एक फिजिकल फैक्ट और एक आ गए साइकोलॉजिकल फैक्ट। फ्रॉम विच, किसी सूट या प्रोसीडिंग में, अब यहां पर सूट और प्रोसीडिंग में ही इसको यूज किया जा सकता है। तो सूट मतलब कोई सिविल केसेस है, और प्रोसीडिंग का मतलब यहां पर किन्हीं क्रिमिनल केसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट इन इशू हमेशा यूज किए जाएंगे कोर्ट के अंदर ही, कोर्ट के बाहर फैक्ट इन इशू फ्रेम नहीं किए जाते। तो किसी सूट या किसी प्रोसीडिंग के अंदर इन फैक्ट्स को या तो एक पार्टी ने क्लेम किया हो या किसी पार्टी ने इसको डिनाई किया हो। जैसा हमने अभी देखा कि मेरे किसी अधिकार को अगर आप मना करते हो तो वही फैक्ट इन इशू क्रिएट होगा। तो या तो किसी पार्टी ने उसको क्लेम किया हो या किसी पार्टी ने उसको डिनाई किया हो। कि अगर इस क्लेम किए गए फैक्ट को या डिनाई किए गए फैक्ट को यदि डिसाइड कर दिया जाए, अगर उस फैक्ट को आप डिसाइड कर देते हो, तो उससे पार्टीज के राइट्स, अब राइट्स कैसे हो सकते हैं, तो राइट ओनरशिप का हो सकता है, राइट पोजीशन का हो सकता है, तो उसके राइट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल हम इसमें एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के लिए लेते हैं कि भाई सवाल ये है कि क्या एक्स ने वाई का मर्डर किया, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है फैक्ट या नहीं करता है, यही हम यहां पर पता करें। तो फैक्ट इन इशू क्या होगा, सबसे पहला फैक्ट इन इशू ये फ्रेम किया जाएगा कि क्या उसका मर्डर किया गया, या क्या उसके द्वारा, एक्स के द्वारा वाई का मर्डर किया गया। इसी तरीके से लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी के अंदर जब हम चलते हैं तब लाइबिलिटी को समझने के लिए किसी भी पर्सन की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है कि क्या लायबिलिटी के अंदर उसकी कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या उसकी कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस है या उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, मींस क्या उस पर्सन की कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एग्जिस्ट करती है, या उसकी कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी तरीके से डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के अंदर हम माइनर ले सकते हैं, हम उसके अंदर जो है इंसैनिटी को ले सकते हैं। तो कोई पागलपन
पागलपन या कोई ऐसे अवयस्कता है क्या, तो अवयस्कता की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, पागलपन की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तो इन्हीं सब के बारे में इसमें से पता चलता है। तो अगर हम इसको डिसाइड कर देंगे तो पार्टीज के राइट, लाइबिलिटीज और डिसेबिलिटीज की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ में ये उसकी एक्सटेंट को भी बताते हैं। एक्सटेंट का मतलब होता है कि किस हद तक, तो एक्सटेंट का मतलब हम यहां पर लेंगे कि किस हद तक उसको लायबिलिटी पे करना है। जैसे मान लें हम लायबिलिटी के पार्ट को अगर इसको उदाहरण के रूप में लें, तो लायबिलिटी में हम ये कह रहे हैं कि भाई क्या उसकी कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डैमेजेस देने की, और अगर उसकी डैमेजेस या नुकसानी देने की लायबिलिटी बनती तो है तो कितनी बनती है, तो उस एक्सटेंशन को, उस सीमा को भी हम यहाँ पर तय करेंगे। इसी तरीके से नेचर के बारे में भी हम यहाँ पर ही डिसाइड करेंगे। नेचर, क्या ये जानबूझ करके किया गया था, इंटेंशनल था, क्या ये एक ऐसा एक्सीडेंटल केस था, या इसके अंदर कोई फ्रॉड किया गया था, या इसके अंदर जानबूझ करके फ्रॉड था, या ये एक मिस्टेक थी। तो इन्हीं सब बातों को नेचर के कैटेगरी के अंदर लिया जाता है। तो अब एक बार आप इसको पूरे को अच्छे से वापस समझें तो फैक्ट इन इशू बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे कोई भी ऐसा फैक्ट जिसके अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों फैक्ट आते हैं, जो किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, सिविल या क्रिमिनल केस में, या तो क्लेम किए गए हों या तो डिनाई किए गए हों, कि जिनको डिसाइड करने पर पार्टीज के राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का पता चल रहा हो, और उनकी नेचर और उनके एक्सटेंट के बारे में पता चल रहा हो, तो उन्हीं सब फैक्ट्स को हम फैक्ट इन इशू की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि वास्तव में फैक्ट इन इशू का मीनिंग होता क्या है और कैसे हम ये पता करेंगे कि कौन सा फैक्ट फैक्ट इन इशू की कैटेगरी में आ सकता है। तो इसके लिए हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे ये मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं। अब ये डिस्प्यूटेड क्या होते हैं, इसे हम समझते हैं कि भाई डिस्प्यूटेड क्या होता है। तो डिस्प्यूटेड का मतलब होता है जिसे एक पार्टी क्लेम कर रही है और दूसरी पार्टी उसके लिए डिनाई कर रही है। तो मैं जो मांग रहा हूं, अगर उसको आप मना कर रहे हो तो वही डिस्प्यूटेड फैक्ट होगा। जैसे मैं ये कहता हूं ये पेन मेरा है और आपका ये कहना है नहीं ये पेन आपका नहीं है, तो यही डिस्प्यूट हुआ। तो जो फैक्ट इन इशू होंगे उनको पहचानने का पहला तरीका होता है कि ये मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्स होते हैं ये किसी भी पार्टी के राइट्स और लायबिलिटीज को डिटरमाइन कर देंगे। अगर आप इन फैक्ट्स को डिसाइड कर दोगे तो पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो फैक्ट्स होते हैं ये कोर क्वेश्चन होते हैं, किसी भी केस के कोर क्वेश्चन। कोर क्वेश्चन का मतलब मूल प्रश्न यही होते हैं। अगर इन मूल प्रश्नों को हल कर दिया जाए तो वो केस या वो प्रोसीडिंग अपने आप ही डिसाइड हो जाएगी। फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन आपको बेयर एक्ट के साथ में कंपैरेटिवली पढ़ते हुए आसानी से समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपको ये बात समझ में आई हो तो आप हमें ज़रूर बताएं।